Hello guys, welcome back to my YouTube channel Quick Response. Guys, today we are going to learn the absorption of digested food in this 10th part of digestion and absorption. So without wasting time, let's start. Guys, सबसे पहले देखते हैं कि absorption क्या होता है. It is the process by which end products of digestion passes through the intestinal mucosa into the blood or lymph. मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा. एंड प्रोडक्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मिला, उसे कहाँ जाना होगा? पहले इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, क्योंकि मैंने बताया था कि म्यूकोसा पार्ट का जो इनर मोस्ट लेयर होता है दैट इज म्यूकोशल एपिथेलियम से जो बना होता है वो कॉन्टैक्ट में रहता है फूड के. तो उसके बाद वो वहाँ से कहाँ चला जाएगा? ब्लड और लिम्फ में. ठीक है, एब्जॉर्ब होगा. ब्लड और लिम्फ में एब्जॉर्ब होना जरूरी है एब्जॉर्प्शन के लिए. ठीक है. Now it is carried by the three mechanism, that is active, passive and facilitated. Active, passive and facilitated. Active का दो पार्ट होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अभी आपको इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना, सो इसको रहने दो. एंड पैसिव में है दो, सिंपल एंड फैसिलिटेटेड. फैसिलिटेटेड को इसने बुक में अलग दे दिया, बट वी नो कि सिंपल और फैसिलिटेटेड पैसिव का टाइप्स है. अब फैसिलिटेटेड का भी थ्री टाइप्स होता है, कैरियर, चैनल एंड वोल्टेज गेटेड. आज लेकिन हमारा जो काम का है वो कैरियर है. चैनल एंड वोल्टेज गेटेड मैं आपको ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में पढ़ाऊंगी. ठीक है. तो देखते हैं बुक में जो चीज़ें दी हैं कि कहाँ पर क्या और कैसे एब्जॉर्ब होता है वो देख लेते हैं. स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोग्लिसराइड्स दैट इज ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड्स. देखो स्मॉल अमाउंट है, इसको इसलिए मैंने अंडरलाइन किया है. स्मॉल अमाउंट याद रखना. ये मोनोसेक्राइड्स, ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स में क्लोरीन आर एब्जॉर्ब बाय द सिंपल डिफ्यूजन. ठीक है. सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करता है. मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आपको एक्टिव और पैसिव आता है, ये आपने ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में पढ़ा होगा. एक्टिव में एनर्जी का यूज़ होता है, पैसिव में एनर्जी का यूज़ नहीं होता है. पैसिव कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करता है, एक्टिव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है. एक्टिव में कोई प्रोटीन का यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड पंप प्रोटीन, आप पढ़े होंगे. और फैसिलिटेटेड में भी प्रोटीन का यूज़ होता है, वो है कैरियर प्रोटीन. ये सब कैरियर प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन है एंड वोल्टेज गेटेड प्रोटीन है. ठीक है. लेकिन ये होता है कि एनर्जी यूज़ करता है, ये एनर्जी यूज़ नहीं करता, मतलब फैसिलिटेटेड वाला एनर्जी यूज़ नहीं करता है. अब देखते हैं, ये हो गया ये तीनों हमारा. लेकिन अभी देखना कि ग्लूकोज और एमिनो एसिड सारे में पाया जाएगा, बस इलेक्ट्रोलाइट क्लोरीन सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन से होता है. नाउ सम, अब आ गया वहाँ पर स्मॉल अमाउंट है, यहाँ सम है. सम ग्लूकोज एंड सम एमिनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब बाय फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट विद हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन. ठीक है. कैरियर प्रोटीन्स के हेल्प से, अब देखो फैसिलिटेटेड थोड़ा सा बता देती हूँ. कैरियर प्रोटीन्स क्या होता है? कैरियर प्रोटीन्स शटल द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विदाउट यूजिंग एनर्जी. एंड जो एनर्जी प्रोवाइड होता है यहाँ पर वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से एनर्जी प्रोवाइडेड होता है. ठीक है. तो एनर्जी यहाँ पर नहीं लगता है, लाइक एटीपी का यूज़ नहीं होता लाइक एक्टिव. ठीक है. एक्टिव में यूज़ होता है. तो यहाँ पर क्या होता है कि कैरियर प्रोटीन जो है ये वाले में, मान लो ये कैरियर प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन में यहाँ पर ग्लूकोज बाइंड हो जाता है, यहाँ पर ग्लूकोज बाइंड होता है. ठीक है. अब ग्लूकोज बाइंड करेगा और इसका जो कैरियर प्रोटीन का शेप है वो चेंज कर जाएगा. अब शेप चेंज होगा तो ये रोटेट करके ये मॉलिक्यूल को यहाँ पर छोड़ देता है, मतलब इट ट्रांसलोकेट द ग्लूकोज फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू अनदर साइड, और फिर वहाँ से अपना शेप में इधर आ जाता है. ठीक है. तो ये काम करता है कैरियर प्रोटीन. इसका एग्जाम्पल है आरबीसी, और इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ग्लूकोज आखिर तीनों में क्यों आ रहा है. ठीक है. और एमिनो एसिड भी तीनों में क्यों आ रहा है. नाउ वेरियस न्यूट्रिएंट, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है. वेरियस न्यूट्रिएंट्स में भी आता है एमिनो एसिड्स, मोनोसेक्राइड्स, ग्लूकोज एंड द इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम आयन. तो यहाँ पर हम पढ़े स्मॉल अमाउंट में भी, सम में भी एंड वेरियस न्यूट्रिएंट्स में भी ग्लूकोज और एमिनो एसिड, मतलब ये दोनों पीछा नहीं छोड़ रहा है. बाय ये एब्जॉर्ब होता है बाय द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट अभी मैंने बताया अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड इट रिक्वायर्स द एनर्जी. तो ये इसका एग्जाम्पल है इंटेस्टाइनल इपिथेलियल सेल्स टू टेक इन ग्लूकोज फ्रॉम द गट. गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल, और इंटेस्टाइनल इपिथेलियल सेल्स मतलब म्यूकोसा वाले लेयर के इनर मोस्ट लेयर में ग्लूकोज को लाना है. तो यहाँ पर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ग्लूकोज यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होता है, इसीलिए ग्लूकोज तीन टाइप से एब्जॉर्ब होता है. ठीक है. और एमिनो एसिड भी. नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फॉलोज द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट. अब ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्या होता है? ये भी डिफ्यूजन की तरह होता है. ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल जाता है, बट एक डिफरेंस होता है कि यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होता है. मान लो यहाँ पर मॉलिक्यूल ज़्यादा है वाटर का और यहाँ पर दो है, तो इसको इधर जाने के लिए एक मेम्ब्रेन क्रॉस करना पड़ेगा, डैट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है. तो ये वाटर का ट्रांसपोर्ट इसी से होता है. ना एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट जो बुक में दिया है, देखो फैट का एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा था, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूटा.
ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट वो क्या होता है, इंसॉल्युबल होता है। तो इंसॉल्युबल होगा तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा ब्लड में, ठीक है। तो उसको पहले क्या होगा कि छोटे छोटे टुकड़े में टूटना पड़ेगा। तो वो फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट दैट इज कॉल्ड मिसल्स, इसको कहते हैं मिसल्स, ठीक है। ये कौन तोड़ता है, बाइल सॉल्ट तोड़ता है, और ये क्या बन जाता है, वाटर सॉल्युबल। अब ये वाटर सॉल्युबल हो गया, तो अब ये जाता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में अब चला जाता है, मतलब समझो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा मैंने बताया था इनर मोस्ट लेयर, वहाँ पर ही प्रेजेंट होता है एंटेरोसाइट्स। एंटेरोसाइट्स क्या होता है, सेल्स लाइनिंग द सर्फेस ऑफ विलाई, विलाई को जो लाइन करता है सेल, उसे कहते हैं एंटेरोसाइट्स। तो समझ गए, इंटेस्टाइन में विलाई होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। नाउ यहाँ पर क्या होगा, अब ये जो छोटा छोटा मॉलिक्यूल बना था फैट का, टूट कर वो बन जाएगा वो बड़ा, वो रीफॉर्म होगा यहाँ पर और चाइलोमाइक्रोन्स बन जाएगा। चाइलोमाइक्रोन्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू बुक लैंग्वेज, वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स। मतलब ये जो छोटा छोटा फैट था उसमें क्या होगा कि वो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, क्योंकि उसमें कोटेड हो जाता है प्रोटीन का लेयर कोट हो जाएगा, तो वो बड़ा बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड चाइलोमाइक्रोन। अब वो कह सकते हो कि देखने से बाहर से प्रोटीन लगेगा। तो अब मैंने यहाँ पर बताना, यहाँ पर मैंने लिखी हूँ कि टीजी मतलब ट्राइग्लिसराइड्स प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन। अब मैं स्टार्टिंग से एक चीज़ बता देती हूँ कि क्या होता है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स जो होता है वो हाइड्रोलाइज्ड होता है इनटू वन मॉलिक्यूल ऑफ मोनोग्लिसराइड्स एंड टू मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड्स बाय द पैंक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है। और उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस होता है, और हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या बनता है, हाइड्रोलिसिस के बाद बाइल सॉल्ट्स, मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड एक प्रोड्यूस करता है कॉम्प्लेक्स, जिसे कहते हैं मिसल्स। तो वो फिर क्या होता है, मिसल्स, यहाँ तक समझ आ गया कि वो मैंने उस लैंग्वेज में बताया। फिर वो यहीं पर चला जाता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के एंटेरोसाइट्स में, फिर वो रीफॉर्म होता है, और रीफॉर्म होने टाइम क्या होता है कि जो ट्राइग्लिसराइड्स है, देखो ये भी फैट है ना, ट्राइग्लिसराइड फैट, तो मैंने उसी को दूसरे लैंग्वेज में बता दिया। वहाँ पर क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड्स प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मतलब ट्राइग्लिसराइड में प्रोटीन का कोटेशन हो जाता है और चाइलोमाइक्रोन बन जाता है, उसी को मैंने दूसरे लैंग्वेज में बताया। अब वो क्या होता है कि यहाँ से चला जाएगा लिम्फ विशल में। देखो सारा तो एब्जॉर्ब हो रहा था पहले ब्लड में ही डायरेक्टली, जो हमने पढ़ा ग्लूकोज एमिनो एसिड, लेकिन ये ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता, ये पहले जाता है लैक्टियाज के पास, जिसको कहते हैं लिम्फ विशल। मतलब समझ रहे हैं। अब क्या होगा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के बाद वहाँ पर रीफॉर्म हुआ, उसके बाद जाता है वहाँ से लिम्फ विशल के पास, जो कि विलाई में प्रेजेंट होता है। वहाँ से क्या होता है, लिम्फ विशल अल्टीमेटली रिलीज द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड स्ट्रीम। वहाँ पर वेन वगैरह होता है, वेन आर्टरी सब होता है, वहाँ से क्या करता है, उसे ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है। नाउ मैंने बताया था दो टाइप का वाइटामिन, एक फैट सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल तो इसी की तरह एब्जॉर्ब हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ डाइटरी फैट्स, एंड वाटर सॉल्युबल वाइटामिन तब कैसे एब्जॉर्ब होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है मैंने बता दिया। एंड वाइटामिन B12, वाइटामिन B12 के लिए भी मैंने बताया था स्टमक में कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर बाय द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स से वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बना के वो एब्जॉर्ब हो जाता है वाइटामिन B12, ठीक है। अब देखते हैं ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट। हम लोगों ने 3 जगह पढ़ा, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो सिंपल डिफ्यूजन में तो मैंने बताया कि स्मॉल अमाउंट पे ध्यान दो कि बस थोड़ा सा सिंपल डिफ्यूजन से होता है, बाकी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है सबसे ज़्यादा। तो सम अमाउंट मैंने पढ़ाया था कि सम ग्लूकोज एंड सम एमिनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो एग्जाम्पल बताया था मैंने RBC। अब RBC में क्या होता है कि जो कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज होता है 5 मिलीमोलर, हमारे ब्लड में ये ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहता है, इतना रहेगा। इससे नीचे होता है तो समझो कि आपका एनर्जी कम हो रहा है, मतलब आपको थोड़ा सा थकान फील होगा। तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज स्टेबल। अब हायर देन द सेलुलर कंसंट्रेशन, मान लो ये ब्लड है, अब इसका क्या होगा, नहीं ये ब्लड है यहाँ पर और ये है एरिथ्रोसाइट हमारा, तो ये हो गया, मान लो 1 मिनट, ये हो गया हमारा ब्लड, ठीक है। तो ब्लड का लेवल क्या है 5 मिलीमोलर, और ये हमारा एरिथ्रोसाइट। तो अब इससे क्या होगा कि अक्रॉस द एरिथ्रोसाइट, ये एरिथ्रोसाइट RBC का मेम्ब्रेन होता है ना, तो ये एरिथ्रोसाइट को क्या करेगा, ये क्रॉस करके आएगा, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ यूनिपोर्टर। यूनिपोर्टर क्या होता है, एक प्रोटीन होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, ठीक है। तो अब ये अंदर आएगा एज ग्लूकोज एंटर इनटू द सेल। अब जैसे ही ग्लूकोज एंटर करेगा, यहाँ पर तो मेंटेन है 5 मिलीमोलर, ग्लूकोज जैसे ही एंटर करेगा ये क्या होता है, केमिकल अदर केमिकल्स में चेंज हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है, हमें ATP प्रोवाइड करता है। आप पढ़े होगे ग्लाइकोलिसिस में, तो वो हमें ATP प्रोवाइड करता है, तो इसलिए उसे एक केमिकल में चेंज कर देता है ये, और केमिकल में चेंज कर देता है जो कि सेल को नीड होता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन और बायोसिंथेसिस। एनर्जी
एनर्जी का प्रोडक्शन के लिए, बायोसिंथेसिस के लिए। अब क्या होता है, दस इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज रिमेंस मच लोअर। अब जैसे ही दूसरे में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज का किसी और में चेंज होना, तो ग्लूकोज वहाँ पर कम हो जाएगा अंदर में, इंट्रासेलुलर में। मतलब अंदर में ग्लूकोज कम हो गया, लेकिन बाहर में तो 5 मिलीमोलर मेंटेन ही है। तो क्या होगा, 5 मिलीमोलर ग्लूकोज लेवल नॉर्मली मेंटेन इन द ब्लड, वहाँ तो मेंटेन है बट यहाँ अंदर में कम हो गया। तो अब एक ही प्रोसेस बचा कि सो डिफ्यूजन अलोन कैन इंश्योर अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ ग्लूकोज इनटू द आरबीसी। मतलब बाहर से फिर ग्लूकोज अंदर आएगा, तो ये क्या हो गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। ओके, अब यहाँ पर जो होता है सो अब ये कह सकते हो कि यहाँ पर फिर क्यों एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यहाँ पर यूज़ क्यों लेना है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एटीपी का यूज़ करना। तो जब फ्री में हो रहा है काम, तो एटीपी का यूज़ लेने से फ़ायदा ही नहीं है, पैसा लगाने से फ़ायदा नहीं है। अब देखो, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल मैंने बताया था, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स टू टेक ग्लूकोज फ्रॉम द गट। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि ग्लूकोज का फ्लक्चुएशन होता है, ये ब्लड की तरह स्टेबल नहीं होता है। यहाँ पर लार्ज फ्लक्चुएशन ऑफ ग्लूकोज कंसंट्रेशन एज अ रिजल्ट ऑफ ईटिंग। कुछ खाते हो तो यहाँ पर फ्लक्चुएशन होता है। देखो क्या होता है, एपिथेलियल सेल्स लाइनिंग द गट, मैंने बताया कि अंदर वाला सेल जो गट को लाइन करता है, नीड टू ब्रिंग ग्लूकोज अवेलेबल फ्रॉम डाइजेशन इनटू द बॉडी। ग्लूकोज को बाहर से लाना, बॉडी मतलब यहाँ म्यूकोसा लेयर में, एंड मस्ट प्रिवेंट द रिवर्स फ्लो ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम बॉडी टू गट। और ये रोकना कि वो जो बॉडी में आ गया, बॉडी यहाँ म्यूकोसा लेयर को कर रहा है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ म्यूकोसा, ठीक है, बॉडी में आ गया, उसे बाहर गट में जाने से रोकना ही यहाँ पर काम है हमारा। ठीक है, ये मैकेनिज्म होना चाहिए इंटेस्टाइन में। लेकिन यहाँ क्योंकि ग्लूकोज का लेवल फ्लक्चुएट होता है, तो अगर यहाँ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा तो देखना क्या प्रॉब्लम होगा। तो अगर ये होना चाहिए तो हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो इंश्योर करे कि दैट ग्लूकोज विल ऑलवेज फ्लोज इनटू द इंटेस्टाइनल सेल्स। देखो, ऐसा कोई मैकेनिज्म हो कि जो हमें इंश्योर कर दे कि ग्लूकोज ऑलवेज मूव इनटू द इंटेस्टाइनल सेल एंड गेट ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। मतलब यहाँ इंटेस्टाइन सेल में आया, फिर ब्लड में जाएगा। लेकिन एंड नो मैटर व्हाट द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द गट, इट डजंट मैटर कि ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कितना है गट में। ठीक है, नाउ अगर ये प्रोसेस नहीं होता और सोचो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जगह, तो क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो ये वन वे हो गया, लेकिन अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता तो क्या होता। जस्ट इमेजिन, अगर आप कोई कैंडी खाते हो और उसमें शुगर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तो सबसे पहले शुगर कहाँ आएगा, गट में आएगा। कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द गट विल बी हाई, तो वहाँ से क्या होगा, फ्लो डाउन द डाउन हिल, वहाँ से वो इंटेस्टाइनल में चल जाएगा, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में। उसके बाद वो कहाँ जाएगा, ब्लड में, सारा ब्लड में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि 1 घंटे के बाद ये पूरा एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि ग्लूकोज कंसंट्रेशन में इन इंटेस्टाइन में बिकम लोअर देन इन योर ब्लड एंड टिश्यू। ये ब्लड है, यहाँ से सब ग्लूकोज, यहाँ से ग्लूकोज यहाँ चला गया। 1 मिनट, कोई और कलर ले लेती हूँ। यहाँ से ग्लूकोज सारा यहाँ चला गया, तो अब यहाँ पर तो ग्लूकोज नहीं बचा, सारा ग्लूकोज यहाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कम हो जाएगा। तो मान लो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता तो वो क्या करता, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट को फॉलो करता है, तो फिर वो बैकवर्ड फ्लो होने लगता ताकि वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में फिर से आ जाए। तो वो ब्लड से ब्लड स्ट्रीम में तो चला गया, फिर ब्लड स्ट्रीम में यहाँ आता, फिर यहाँ से ये बैकवर्ड फ्लो होता। तो ये चीज़ तो हमारे लिए फैटल हो जाता, ये लीथल है, क्योंकि ये बायोलॉजिकली वेस्टफुल सब्सटेंसेस हो गया। एक बार ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, फिर आप उसी ग्लूकोज को ले रहे हो तो सही नहीं है ना। तो क्या होता, ये क्या करता है आपका, दिस विल क्विकली डिप्लेट योर शॉर्ट टर्म एनर्जी रिजर्व, जो आपका शॉर्ट टर्म एनर्जी रिजर्व है उसे डिप्लेट कर देता। तो बिकॉज दिस सिचुएशन वुड बी बायोलॉजिकली वेस्टफुल एंड प्रोबेबली लीथल, सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है तो श्योर डैट कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इज अ वन वे प्रोसेस। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ताकि ये पता होना चाहिए, हम श्योर हो जाएं कि ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सिर्फ वन वे प्रोसेस है, नहीं तो ब्लड से लौट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्चुएट होते रहता है। एक बार हाई हो जाता है, कभी आप मान लो कैंडी नहीं खाए या फिर आप बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाए, तो यहाँ पर ग्लूकोज उतना नहीं रहता है। ठीक है, तो वो उस स्पीड से नहीं जाता। तो जस्ट इमेजिन कि अगर आपने बहुत मीठा खा लिया, ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, तो ये वाला हाल हो जाएगा अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यहाँ फॉलो करता, तो इसलिए यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब इसी तरह हम लोगों ने देखा कि एमिनो एसिड्स भी हमें बहुत बार मिला है, तीनों में मिला है एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड्स का क्या कि ये 2 टाइप का होता है, लेवो एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो लेवो रोटेटरी जो होता है नेचुरली अकरिंग होता है और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्व हो जाता है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है आपको पता है, और डेक्स्ट्रो वाला पैसिवली बाय डिफ्यूजन। ओके,
नाउ सम अमाउंट ऑफ डाइपेप्टाइड्स एंड ट्राइपेप्टाइड्स इंटर द एंटेरोसाइट्स। अब कुछ, ये तो दो चीज़ हो गया, लेकिन कुछ फिर भी तो हमारा एमिनो एसिड्स हो बच जाता है, जो डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स है। कुछ प्रोटीन्स जो हैं डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड वो एंटेरोसाइट में जाते हैं। एंटेरोसाइट क्या होता है? सेल्स लाइनिंग द सर्फेस ऑफ द विलाई। वहाँ पर वो क्या होते हैं? हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, टूट जाते हैं एमिनो एसिड में बाय द डाइपेप्टिडेजेस एंड द ट्राइपेप्टिडेजेस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये वाला को डाइपेप्टिडेजेस पेप्टिडेसेस तोड़ता है और ये ट्राइपेप्टिडेसेस तोड़ता है। तो टू गेट एब्जॉर्ब बाय पोर्टल वेन, वहाँ से क्या होता है? ताकि पोर्टल वेन में चला जाए। ठीक है, अब ये पोर्टल वेन में चला जाएगा। पोर्टल वेन मैंने बताया कि इंटेस्टाइन का वेन, मैंने हिपैटिक पोर्टल में आपको बताया था कि इससे रिलेटेड पोर्टल मतलब इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रो और इंटेस्टाइन से रिलेट करता है। ठीक है, नाउ अब आते हैं, ये जो समरी दिया है बुक में, समरी दिया है कि एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो माउथ में क्या होता है? सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ माउथ, म्यूकोसा सबसे अंदर लेयर एंड लोअर साइड ऑफ द टंग एंड एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग देम। हमारा टंग में ब्लड कैपिलरीज से लाइनिंग है, तो ये क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। कुछ ड्रग्स, देखो डॉक्टर हमें ऐसा कुछ दवाई देते हैं या होम्योपैथी का दवा खाओगे, वो क्या होता है? मुंह में रखोगे वो खुद ही पिघल जाएगा और आपका जीभ से चला जाता है। तो वो क्या होता है? यहीं पर कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब होते हैं, स्पेशली होम्योपैथी का जो छोटा छोटा वाला दवा आता है। नाउ स्टमक में देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर एंड अल्कोहल टेक प्लेस। देखो इसको लर्न करने का है, वाटर, सिंपल शुगर। स्टमक में H आ रहा है, H2O हो गया। नाउ सिंपल शुगर में एस से ये स्टार्टिंग है इसलिए सिंपल शुगर, एंड अल्कोहल में देखो ACH पढ़ो और अल्कोहल पढ़ो, एक जैसा लगता है, तो अल्कोहल टेक प्लेस और अल्कोहल इज कॉमन। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हो गया, लेकिन और कुछ चीज़ें लाइक कुछ सॉल्ट्स भी यहाँ एब्जॉर्ब होता है और कुछ ड्रग्स, ड्रग्स में एस्पिरिन हो गया। एस्पिरिन हम लोग मोस्ट कॉमन में लेते हैं, लाइक इट इज़ अ पेन रिलीवर जो मोस्ट कॉमनली यूज, तो वो कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है? वो स्टमक में आके एब्जॉर्ब होता है। ओके, नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को मैं हर बार बोल रही हूँ कि प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट है। यहाँ पर क्या होता है? डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है एंड फाइनल प्रोडक्ट सच एज ऑफ डाइजेशन सच एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड एमिनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब टू द म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ। ओके, यहाँ पर तो आपको कंप्लीट हो गया, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में और कुछ भी चीज़ें एब्जॉर्ब होती है। आयरन और कैल्शियम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है? ड्यूडनम पार्ट में, इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडनम पार्ट में। और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन मैं हर बार बताई हूँ जेजनम में होता है बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ विलाई प्रेजेंट हियर। नाउ और एक और चीज़ है, विटामिन B12 एंड बाइल सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब इनटू द इलियम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, बाइल सॉल्ट्स एंड विटामिन B12 एब्जॉर्ब हियर। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग टेक प्लेस। ठीक है, ठीक है, वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स। वाटर का मैंने बताया था कोलोन में होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, ये मैंने आपको बता चुकी हूँ। अच्छा एक बात बताओ, कोलोन में वाटर का एब्जॉर्प्शन क्यों होता है? क्योंकि वहाँ एक चीज़ प्रेजेंट होता है, डेट इज हॉस्ट्रा, हॉस्ट्रा प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करते हैं, जैसे विलाई सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है, वैसे ही हॉस्ट्रा HAUSTRA इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया को। तो वो क्या करता है? वाटर में एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, फिर कुछ मिनरल्स एब्जॉर्ब में हेल्प करता है एंड कुछ ड्रग्स में। सो गाइस मैंने आज पढ़ा दिया, थोड़ा सा वीडियो लंबा गया होगा बट बहुत अच्छे से समझ आएगी, प्लीज़ देखना। गाइस इफ दिस वीडियो इज रियली बेनिफिशियल फॉर you then please like and subscribe my channel at least and press the bell icon too so that you will be notified as soon as after uploading the video. Thank you.